है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहां पर है? गोवा के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म और ऑप्शन डी सिख धर्म। तो किस धर्म की बात कर रहा है भाई जो 24 तीर्थंकर हुए थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैन धर्म की बात कर रहा है भाई। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। आइए आगे देखते हैं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में पणजी से 5 किलोमीटर दूरी पर मांडोवी नदी के किनारे चेराव द्वीप पर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है भैया? गोवा के अंदर स्थित है। पणजी से 5 किलोमीटर दूरी पर मांडोवी नदी है, उसके किनारे पर चेराव द्वीप है भाई। चेराव द्वीप है, वहां पर स्थित है भाई। भारतीय जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर धर्म तीर्थ का परिवर्तन करते हैं। इस काल के 24 तीर्थंकरों में से ऋषभदेव यानी कि ऋषभदेव आदिनाथ ये प्रथम थे भाई। ऋषभदेव क्या थे भाई? प्रथम पहले तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे भैया? तो 23वें तथा 24वें व अंतिम तीर्थंकर स्वामी क्या थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे भैया? महावीर स्वामी थे। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई फिर भाई पलामू की बात करें भाई। पलामू या बेतला अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो ये झारखंड के अंदर स्थित है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये झारखंड के यानी कि पलामू और दालमा कहां पर है भाई? झारखंड के अंदर स्थित है। हजारीबाग ये भी झारखंड। तो कौन से भाई? पलामू, दालमा, हजारीबाग ये कहां पर है भैया? ये झारखंड के अंदर स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये बिहार के अंदर स्थित है। कैमूर और वाल्मीकि भी कहां पर है? बिहार के अंदर स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये गुजरात के अंदर स्थित है। नल सरोवर अभ्यारण्य ये कहां पर है? ये गुजरात में। ये भी कहां पर है? गिर का है और नल सरोवर ये कहां पर है भैया? गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आगे आगे कह रहा भैया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? पहले इसका नाम हेली था भाई। तो ये कहां पर है? ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। गंगोत्री यमुनोत्री ये कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। फूलों की घाटी कहां पर है? तो उत्तराखंड में स्थित है भाई। दुधवा उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान वो है दुधवा। दुधवा कहां पर है भैया? उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में। ये भी कहां पर है? चंद्रप्रभा तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। बांदीपुर कहां पर है भैया? तो ये कर्नाटक में है। और भद्रा ये भी कहां पर है? कर्नाटक में। और कर्नाटक का ये एक लोक नृत्य है भाई यक्षगान, ये भी आपको याद रखना है अभी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और आगे कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भैया, दादा भाई नेहरू को, मोतीलाल नेहरू को या लाला लाजपत राय को? तो किसको जानते हैं भैया? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नेहरू को कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। जनगणना का महान विभाजक वर्ष माना जाता है। कौन सा वर्ष माना जाता है भाई? जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा माना जाता है? 1911, 1921, 1951 या 1981 को? तो अगर हम बात करें जनगणना की तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई 1921। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब 1921। आइए आगे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1886 में कोलकाता में यानी कि कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भाई कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नेहरू जी ने की थी। और इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कब की बात है? 1886 ईस्वी में यह अध्यक्षता की थी। अगला भाई भारत की जनसांख्यिकीय इतिहास में वर्ष 1900 यानी कि 1921 को महान विभाजक की संज्ञा दी गई है। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में ऋणात्मकता आई थी, कमी आई थी। -0.31% की कमी हो गई थी, जिसके फलस्वरूप दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। इसी कारण इस अवधि को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 ईस्वी की बात कर रहा है भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है किसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? तो भाई सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? दिल्ली को, चेन्नई को, कोलकाता को या मुंबई को? तो सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा मुंबई। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है मुंबई। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो तटीय इलाके हैं, प्राकृतिक आपदा किस वजह से होती है भैया? भूकंप के कारण, भूस्खलन के कारण या चक्रवात या ज्वार के कारण? तो किसके कारण होती है भाई? तो सही जवाब हो जाएगा
चक्रवात के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, चक्रवात हो जाएगा भाई। नेक्स्ट इसके बारे में फैक्ट देखते हैं क्या भाई। तो सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में होता है। कहां पर होता है? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में। भारत में सर्वप्रथम सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना वर्ष 1854 ईस्वी में बंबई में कवासजी डाबर द्वारा खोला गया था, जिसमें वर्ष 1956 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में चक्रवातों के कारण अधिकतर क्या आती है? प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कहां पर है भैया? तो ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, पेरिस में है, या नई दिल्ली भारत में है? तो ये कहां पर है भैया? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1963 में, वर्ष 1966 में, वर्ष 1969 में, वर्ष 1970 में। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की यानी कि शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है भाई, 1969 ईस्वी। आइए इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका दूसरा मुख्यालय कहां पर है? तो बीजिंग चीन के अंदर है, यानी कि चीन की राजधानी बीजिंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? 1967 में हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। सबसे पहले दादा साहेब पुरस्कार मिला था किसको भैया? देविका रानी रोरे को पहला दादा साहेब पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको भैया? देविका रानी को। किसको? देविका रानी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 30 सितंबर 2022 को आशा पारेख को, जो भारतीय अभिनेत्री थी, उनको 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया था। यह भी आपको याद रखना भाई। सबसे पहले देविका को मिला था, देविका रानी को, और 2022 में द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसको दिया गया था? आशा पारेख को दिया गया था। यह 52वां था। आइए नेक्स्ट आगे हम और पुरस्कार देखते हैं भाई, किसके क्षेत्र से कौन कौन से पुरस्कार संबंधित है। जैसे हम भारत रत्न की बात करें, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वे कला के क्षेत्र में, साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र में, या विशिष्ट सेवा एवं जन सेवा के लिए भारत रत्न दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की बात पूछ ले तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और वाचस्पति पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह दिया जाता है। वाचस्पति सरस्वती साहित्य में, दादा साहेब फिल्म में, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, भारत रत्न कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट आगे और देखते हैं। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में जाता है? तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। संत कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार की बात करें तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है भाई, धनवंतरी पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, भटनागर। बोरलॉग पुरस्कार ये कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के क्षेत्र में था, तो सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य संचार, अंतर्राष्ट्रीय समक्ष के क्षेत्र में दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये भी पुरस्कार आपको याद रखने हैं भाई, यहां से जरूर प्रश्न पूछता है भाई। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन व अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपोर्टेंट है भाई, आपकी परीक्षा में पूछेगा ग्रेमी पुरस्कार। तो यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये याद रखना भी आपको। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन भाई। अब क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है भैया? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी भाई? तो इन्वेस्ट इन ओवर प्लेनेट, इंटरेस्ट इन योर प्लेनेट, ग्रीन अर्थ ग्रीन लाइफ,
और आवर अर्थ इज एवरग्रीन। तो भाई 2022 में जो पृथ्वी दिवस की थीम थी वो क्या थी? तो सही जवाब इसका हो जाएगा भाई इन्वेस्ट इन ओवर प्लेनेट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए इसके बारे में फैक्ट जानते हैं भाई। अब इस क्वेश्चन को देखें पहले। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी भाई? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने? तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा बाबर ने। किसने भैया? बाबर ने। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? युआन, ड्यूमा, कांग्रेस या मजलिस ए शूरा? तो रूस की संसद का क्या नाम है भैया? इसे कहते हैं ड्यूमा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। अब अगला क्वेश्चन है, किस देश को गोल्डन लैंड एंड स्वर्णिम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, म्यांमार है, बर्लिन है? तो भाई स्वर्णिम पैगोडा के नाम से किसे कहते हैं, या गोल्डन लैंड किस को जाना जाता है? तो इसे कहते हैं भाई म्यांमार को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, म्यांमार को कहते हैं। भारत में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर? तो ये उत्तराखंड में है। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो भाई चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश? किसके साथ है भैया? तो सही जवाब इसका हो जाएगा किसके साथ है? तो भाई बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या भैया? केल्विन है, वोल्ट है, एम्पियर है, कैंडेला है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? तो इसका एसआई मात्रा हो जाएगा एम्पियर। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। अब एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल देखते हैं भाई। डिटेल क्या कह रहा है भाई? मुगल वंश की बात कर रहा है भाई। मुगल वंश का संस्थापक कौन था भैया? तो ये बाबर था। कौन था भैया? बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। ये कैसे थे? तुर्क थे और सुन्नी मुसलमान थे भैया। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। 4 पुत्र कौन कौन से भाई? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। रूस की संसद का नाम तो भैया ड्यूमा है। क्या भाई? अभी बताया था रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और युआन तो चीन के अधिक युआन जो है वो चीन की आधिकारिक मुद्रा है। तो चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन। कांग्रेस अमेरिका की संसद है। तो अमेरिका की संसद का नाम क्या है भाई? कांग्रेस है। क्या नाम है? कांग्रेस है। और मजलिस ए शूरा पाकिस्तान की संसद का नाम है। तो मजलिस ए शूरा पाकिस्तान की संसद का नाम है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन है। और ड्यूमा कहां की संसद है भैया? तो रूस की संसद का नाम है। और अमेरिका की संसद का नाम क्या भैया? कांग्रेस है। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भैया म्यांमार को दुनिया भर में गोल्डन लैंड या स्वर्णिम पैगोडा वाला देश कहा जाता है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के बड़े देशों में से एक है। यहां पर स्थित 112 मीटर ऊंचा पैगोडा पूर्ण सोने की परत से ढका हुआ है। और अगर हम बात करें म्यांमार की राजधानी तो नेपीदा है। यहाँ की राजधानी क्या भैया? म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपीदा। भारत में फूलों की घाटी कहां पर भैया? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आइए और इससे विश्व 1982 में ये फैक्ट याद रखा भाई। 1982 में, कब? 1982 में इसे भारत का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। आइए नेक्स्ट भाई अगला कह रहा है भारत की स्थल सीमा से स्पर्श करने वाले 7 राज्य कौन कौन से हैं भैया? तो सबसे लंबी सीमा किसकी भैया लगाता है भैया? तो बांग्लादेश से लगती है। और कौन कौन से भाई देश हैं? तो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। कौन कौन से देश? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये सभी देश अंतरराष्ट्रीय स्थल की सीमा की लंबाई के संदर्भ में अवरोही क्रम में है। यानी कि अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ा। भाई बांग्लादेश के बाद कौन लगाता है अपनी सीमा? फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और सबसे कम किसकी है? अफगानिस्तान की है। अतः सबसे लंबी सीमा वाला देश बांग्लादेश है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा भैया? बांग्लादेश है। इस देश से लगभग 4096 किलोमीटर भारतीय भूमि स्पर्श करती है, जबकि सबसे कम लंबाई की सीमा अफगानिस्तान से है। कितनी है? 106 किलोमीटर। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? एम्पियर है। और एसआई में मूल मात्राओं की संख्या 7 है। तो ये मूल मात्रा कौन कौन सी है भाई? आइए देखते हैं कौन से मूल मात्रा का भाई। तो भौतिक राशि, एसआई मात्रा और संकेत। तो लंबाई का मात्रा क्या भैया? मीटर है। लंबाई का मात्रा क्या भैया? मीटर। द्रव्यमान का मात्रा क्या भैया? किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम। समय का मात्रा क्या भैया? सेकंड है। समय का क्या है? सेकंड। ताप का मात्रा क्या भैया? केल्विन है। विद्युत धारा का एम्पियर है भाई। और ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडेला है। और पदार्थ का परिणाम मोल की मात्रा क्या भैया? मोल ही है। क्या भैया? मोल। अब हम बात करें कैसी कौन कौन से मूल मात्रक है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 मूल मात्रक थे भाई। आइए आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है भैया। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम है, सिल्वर है, एल्युमिनियम, तांबा। तो सोडियम धातु है भैया। कौन सी? सोडियम। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है।
रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है भैया? रूटाइल से, हेमेटाइट से, चूना पत्थर से या पिचब्लेंड से? तो भैया रेडियम किससे प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा पिचब्लेंड से, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, पिचब्लेंड हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सोडियम एक ऐसी क्षार धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, अर्थात ये बहुत मुलायम धातु होती है। कैसी मुलायम धातु है बहुत सोडियम। इसका गलनांक कम होता है। इसका तत्व संकेत क्या भैया? Na है। इसका क्या भाई? Na संकेत है इसका। सोडियम को मिट्टी के तेल में केरोसिन में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? केरोसिन में। रेडियम यूरेनियम के अयस्क पिचब्लेंड से प्राप्त होता है। तो यानी कि रेडियम जो है वो यूरेनियम का एक अयस्क है। यूरेनियम का अयस्क पिचब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम को बिस्मथ 2000 यानी कि सॉरी 210 के रूप में जाना जाता है। यानी बिस्मथ का कितना है परमाणु क्रमांक? 210 है। आइए 210 के रूप में जाना जाता है इसे। ध्वनि की माप की इकाई क्या है भाई? तो ध्वनि की माप की इकाई क्या भैया? कूलाम है, हुम है, डेसिबल है, साइकिल है। तो ध्वनि की माप की इकाई क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भैया। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। उच्च तापमान मापने का यंत्र होता है पायरोमीटर, फेदोमीटर, एनीमोमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो उच्च तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है ये आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा पायरोमीटर, जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, पायरोमीटर। नेक्स्ट अगला है, देखा भाई, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। सामान्य बातचीत की ध्वनि की माप जो होती है वो 60 डेसिबल होती है। कितनी होती है? 60 डेसिबल होती है। जबकि 100 फीट पर उड़ रहे वायुयान से उत्पन्न ध्वनि 185 डेसिबल तक होती है। यानी कि सामान्य बातचीत की ध्वनि की बात करें तो 60 डेसिबल पर होती है। अगला, वो अपेक्षाकृत उच्च तापमान जो कि भट्टियों में पाया जाता है को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। विकिरण पायरोमीटर के उपयोग से 3000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जा सकता है। किससे मापा जाता है भैया? उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर। कौन सी डिग्री से? 3000 डिग्री सी तक माप सकते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? न्यूट्रॉन, थाइलॉक, आइसोप्रीन या नाइलॉन। तो किसका होता है भैया? प्राकृतिक रबर की बात पूछ रहा है भैया। सही जवाब हो जाएगा आइसोप्रीन, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। निम्नलिखित में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? टिन को, आयरन पायराइड्स को, सिल्वर आयोडाइड को या सिल्वर क्लोराइड को? तो भैया हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर की बात करें इसे कहते हैं सिल्वर क्लोराइड को, डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट कह रहा है भाई, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। जो रबर जो है प्राकृतिक वो आइसोप्रीन का बहुलक है भाई। ये आइसोप्रीन के मोनोमर 2 मिथाइल 1 और 3 ब्यूटाडाइन से प्राप्त होता है। सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। और इसका उपयोग कहां होता है भाई? तो इसका उपयोग फोटोक्रेमेटिक कांच बनाने में किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग। नेक्स्ट आगे, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है भैया? डीएनए, क्रोमोसोम्स, आरएनए, राइबोसोम्स। तो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्या होता है? ये होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का पूरा नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। डीएनए डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी? तो बार्टसन एवं क्रिक ने की थी। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का, कवक का, पुष्पों का या सर्पों का? तो एंटोमोलॉजी की बात करें तो इसमें किया जाता है भैया कीटों का अध्ययन, ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है किसमें भैया? फिर वही बात, पेट्रोल, शराब, पानी या केरोसिन? तो केरोसिन में रखा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, केरोसिन में रखते हैं भाई। नेक्स्ट आगे कह रहा है, डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। क्या करता है? सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है? डीएनए। डीएनए की इकाई जीन होती है। डीएनए की इकाई क्या भैया? जीन है। ये प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। किसको? प्रोटीन संश्लेषण को कौन नियंत्रित करता है? डीएनए। एंटोमोलॉजी जीव विज्ञान की एक अध्ययन की शाखा है जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। अन्य शाखा भी संबंधित है, किससे भी? इस प्रकार है, जैसे माइकोलॉजी का संबंध किससे भैया? तो माइकोलॉजी बोला तो कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में। एंथोलॉजी की बात करें तो पुष्पों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सर्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी में पूछ रहे तो पुष्पों का अध्ययन। माइकोलॉजी की बात करें तो भाई कवकों का अध्ययन। और भैया एंटोमोलॉजी की बात करें तो कीट पतंगों का अध्ययन। नेक्स्ट आगे, सोडियम एक सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है और पानी से क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। इसलिए इसे केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। और इसका भाई संकेत क्या भैया? Na है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये क्या आता है? उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आए उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अकारांत या अंतस्थ। तो भाई अगर हम बात करें भाई किसकी? अंतस्थ की, तो या
रा और ला और बा, ये क्या होती हैं भाई? अंतस्थ वर्ण होती हैं। क्या होती हैं? अंतस्थ वर्ण होती हैं। और अंग और अंग है, ये क्या होती हैं भैया? ये होती है अयोगवाह। अनुस्वार की बात करें तो ये अंगा होता है, अंगा, इसे कहते हैं भाई अनुस्वार। तो अगर पूछ रहा भाई आज इसके अंत में आया है तो उसे कहते हैं भाई अकारांत। क्या कहते हैं? उसे अकारांत कहते हैं। और यदि बड़ा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अयोगवा वर्ण का चयन करें। अब अयोगवा वर्ण कौन कौन से होते हैं भाई? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये छोटाऊ बड़ाऊ, ये अंग है। तो अयोगवा कौन से होते हैं भैया? ये होते हैं अयोगवा अंग और अंग है। क्या होते हैं? अंग और अंग है। ये होता है अनुस्वार और ये होता है विसर्ग। अलग 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 पूछ ले तब, और दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बाघ जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बाघ जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए बाघ प्लस जाल, ऑप्शन बी बाघ प्लस जाल, ऑप्शन डी बाघ प्लस जाल, ऑप्शन सी बाघ प्लस जाल। तो बाघ जाल का संधि विच्छेद होगा बाघ प्लस जाल, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, बाघ प्लस जाल हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए अनु प्लस आय, ऑप्शन बी अनु प्लस आय, ऑप्शन डी अनु प्लस आय, ऑप्शन सी अनु प्लस आय। तो कौन सा हो जाएगा? अनु प्लस आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, अनु प्लस आय हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें। पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में कौन सी संधि है भाई? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं है? तो पुरस्कार में विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये साथ चला जाता, विसर्ग आ जाएगा इसके स्थान पर भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधि से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमारी वीडियो है हिंदी प्लेलिस्ट, उसमें संधि को बहुत ही डिटेल से समझाया गया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम है क्या भाई? साधारण, समान, विकृति या वक्र? तो ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है, ऋजु का विलोम वक्र होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। ईसिप्त का विलोम शब्द है। ईसिप्त का विलोम शब्द क्या है? अनिसिप्त, अभिसिप्त, कुत्सित या अधिसिप्त? तो भाई ईसिप्त का विलोम शब्द हो जाता है अनिसिप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, अनिसिप्त हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम क्या है? आमूलन, निमीलन, रोपण या समूलन? तो उन्मूलन का विलोम क्या है? तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यमुना शब्द का पर्यायवाची है। भाई यमुना का पर्यायवाची क्या है? पुष्कर है, पुष्कर या कलेश है या तरंगड़ी है? अब तरंगड़ी भी किसका होता है भैया? तरंगड़ी होता है किसका? नदी का होता है। कलेश बोले तो कष्ट को कहते हैं, और पुष्कर सर को कहते हैं, पुष्कर कहें तालाब कहें। तो भाई यमुना का कौन हो जाएगा? अर्कजा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अर्कजा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शशांक शब्द का पर्यायवाची है। भाई शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है? सूर्य है, किरण है, बादल है, चंद्रमा है? तो भाई शशांक का क्या कहते हैं? शशांक कहते हैं भाई किसको? चंद्रमा को कहते हैं। सी ऑप्शन सही जवाब है, चंद्रमा को कहते हैं शशांक। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? वह चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? चांदनी है, पक्षी है, करवाल है या मनमत है? तो चंद्रहास शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? इसको कृपाण भी कहते हैं, कृपण भी कहते हैं, यानी कि तलवार भी कहते हैं। तो करवाल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब है, करवाल हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? भाई बिजली का पर्यायवाची बताना आपको, बिजली का पर्यायवाची कौन सा है? परिकंपन है, आशुक है, चंचला है या सफरी है? तो बिजली का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? चंचला हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब है, चंचला हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीरांगना, पुत्र, पुत्रवती या वीर बहुरी या वीर प्रसू? तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली को कहते हैं वीर प्रसू, जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, वीर प्रसू। जरा देख ले वीर प्रसू कैसा लिखा हुआ है, सांप है बड़ू की मात्रा भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि भाई पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो भाई दंपति कहते हैं, दंपति या जोड़ी कहते हैं, पति पत्नी कहते हैं या सदवा कहते हैं? तो पति युक्त स्त्री को सदवा कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सदवा हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, या रनिवास, या अंतापुर? तो महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के भीतरी भाग को कहते हैं भाई अंतापुर। क्या कहते हैं? अंतापुर कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, अंतापुर कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है भाई? तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवित्री है, कवि इत्री है, या कवि इत्री है, या कवि इत्री है? तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कवि इत्री। जरा एक बात ध्यान रखें, शुद्ध वर्तनी में ही पूछ लेता है भाई, ए आप है मात्रा, भाई ये किस पर मात्रा है? यहाँ पर छोटी की मात्रा और तेरा पर बड़ी की मात्रा, जरा ये भी ध्यान रख लें भाई, कब यत्री है, कब इत्री, तो ये शुद्ध वर्तनी में ही पूछ लेता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब इनमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है, कौन सा ना भैया? पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसका मतलब क्या है? रतन स्त्रीलिंग होगा ना, रतन है तो भाई रतन तो निकाले जाते हैं भैया। मोती है, मोती भी मोतियों की माला पहनी जाती है भाई। बचपन, बचपन भी नहीं होगा भाई। तो नकल, नकल की जाती है, नकल की जाती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, नकल की जाती है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। यही पुल्लिंग नहीं है भैया, पुल्लिंग नहीं है ये, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब पुल्लिंग बताना भैया, इसमें से पुल्लिंग कौन सा है भैया? तो सूची पत्र, किताब, संसद, या गंगा, ये तीनों भैया स्त्रीलिंग है भैया। क्या तीनों स्त्रीलिंग है? तो सूची पत्र हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, सूची पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? औषधि का, सार का, तत्व का, या जीवन का? तो जल कहे, प्राण कहे, पुत्र कहे, ये सब किसके अनेकार्थी हैं? ये सब जीवन के अनेकार्थी हैं भाई। तो डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, जीवन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अब नग का अनेकार्थक शब्द कौन नहीं है? तो भाई नग कहते हैं भाई, पर्वत को भी कहते हैं, सर्प को भी कहते हैं, सूर्य को भी नग कहते हैं, लेकिन भैया हाथी को नग नहीं कहते। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन भैया, हाथी को नग नहीं कहते। सूर्य, सर्प, पर्वत ये नग के अनेकार्थक शब्द हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मूंग और मसूर की दाल का क्या अर्थ है? यही मूंग और मसूर की दाल का क्या अर्थ है भैया? जरा सुने, ऑप्शन नंबर ए, मसूर की दाल खाई नहीं जा सकती, ऐसा कुछ नहीं है भैया। औकात दिखाना हो सकता है, सी ऑप्शन अपनी औकात से बढ़कर बात करना, और डी मुंह छिपाना। तो ये मूंग और मसूर की दाल का तात्पर्य हो जाएगा भैया अपनी औकात से बढ़कर बात करना, जो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, अपनी औकात से बढ़कर बात करना, ये मूंग और मसूर की दाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, छप्पर पर फूंस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच। छप्पर पर फूंस नहीं और ड्योढ़ी पर नाच, मतलब क्या है इसका भाई? ऑप्शन ए, दिखावटी ठाटबाट पर वास्तविकता कुछ नहीं होती है, यानी दिखावटी ठाटबाट होते हैं, वास्तविकता उसकी कुछ नहीं होती। बी ऑप्शन, विद्वानों को प्रत्येक जगह सम्मान मिलता है, और सी ऑप्शन, गरीबी का भेद खुल जाता है, और डी ऑप्शन, सम्मान पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो छप्पर पर फूंस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच, मतलब है दिखावटी ठाटबाट पर वास्तविकता कुछ नहीं, जो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भाई शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। शुद्ध वर्तनी में कौन सा शब्द है? अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, बी ऑप्शन में कह रहा है अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, डी ऑप्शन अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, सी ऑप्शन अध्ययन ऐसे लिखा जाता है। तो भैया अध्ययन जो बी ऑप्शन में दे रखा है ऐसे लिखा जाता है, यानी कि या में आधा है, फिर या है पूरा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं शुद्ध वर्तनी चुनिए भाई। इसमें भी शुद्ध वर्तनी बतानी है भाई, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऊपरी लिखित है, या ऊपरी लिखित होता है, या ऊपरी लिखित होता है, या ऊपर लिखित होता है? तो शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें हम, तो शुद्ध वर्तनी की बात की जाए तो कौन सा हो जाता है भैया? ऊपरी लिखित हो जाता है, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऊपरी लिखित हो जाएगा। रा पर छोटी की मात्रा है, किस पर भैया? रा पर छोटी की मात्रा है, और ला पर भी छोटी की मात्रा, और खा पर भी छोटी की मात्रा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऊपरी लिखित हो जाएगा भैया। नेक्स्ट आइए, चंदायन के रचनाकार कौन है भाई? तो चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद है। कौन है भैया? मुल्ला दाऊद है। मृगावती के रचिता कौन है भाई? मृगावती के रचिता कौन है? कुतुबन है। कौन है? कुतुबन है। पद्मावत के रचिता कौन है भाई? मलिक मोहम्मद जायसी साहब हो जाएंगे। मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मंजन साहब हो जाएंगे, मंजन जी। सूर सागर के रचनाकार कौन है? सूरदास जी हो जाएंगे। प्रेम वाटिका किसने लिखी है भैया? तो रसखान द्वारा लिखी हुई है। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? तो नरोत्तम दास हो जाएंगे। भ्रमर गीत नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? सूरदास की है। तो भ्रमर गीत भी आपको याद रखना है भैया। मधुमालती याद रखना है भैया। मृगावती बोले तो कुतुबन हो जाएगा, मधुमालती बोलते तो मंजन हो जाएगा, मधुमालती बोले तो मंजन, और भैया भ्रमर गीत की बात करें तो सूरदास हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है
कानन कुसुम के लेखक कौन है भाई, इंपोर्टेंट है भैया, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। वीणा के रचनाकार कौन है, तो वीणा के रचनाकार सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। सांध्य गीत की कवित्री है कौन है भाई, सांध्य गीत किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ है भैया। मधुबाला के रचिता कौन है भाई, मधुबाला कहे, मधु कलश कहे, निशा निमंत्रण कहे, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण ये किसके द्वारा लिखित हैं, तो ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित हैं भैया। प्रवासी गीत के रचनाकार कौन है भाई, तो प्रवासी गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा जी हो जाएंगे। बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है भैया, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी हो जाएंगे। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। उर्वशी रेणुका हुंकार ये भी किसके द्वारा लिखी हुई है, ये भी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई है। तो परशुराम की प्रतीक्षा यहां पर याद रखना है भाई आपको। और सांध्य गीत की बात करें भाई महादेवी वर्मा, और कानन कुसुम की बात करें तो भाई जयशंकर प्रसाद। एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करने को कह रहा है, तो भाई पहला ऑप्शन है 1/40 होगा, 1/32 होगा, या 1/60 है, या 1/24 है। अब 45 दिन की बात कर रहा है, तो भाई एक दिन में यानी कि एक दिन में कितने घंटे होती हैं, तो 1D बराबर कितना हो जाएगा भाई, 24 घंटे होती हैं। कितने होती हैं भाई, 24 घंटे होती हैं। अब एक घंटा में कितने मिनट होती हैं भैया, तो एक घंटे में भाई 60 मिनट होती हैं। कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। अब हो जाएगा सवाल भाई कैसे, कि 45 मिनट को कह रहा है ना, तो 45 मिनट को कन्वर्ट कर देंगे भाई किसमें भैया, 24 दिन की बात कर रहा है ना, तो 24 × 60, 24 × 60। अब कर दें 15 से इसको काटा भाई, तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60, 3 से 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। तो ऊपर आया भाई 1 और नीचे कितना आया भाई 8 × 4, तो 8 चौके 32। तो कौन से ऑप्शन में भाई 1/32, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 1/32 इसका आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है भाई हल कीजिए, इसको हल करना भाई। कह रहा है कैसे, कि भाई ब्रैकेट के अंदर है 7 प्लस अंडर रूट के अंदर 2, और फिर ब्रैकेट बंद, उसके बाद कह रहा है 7 माइनस अंडर रूट के अंदर 2। तो ये भी किस सीक्वेंस में आता है, जब ये फॉर्मूला होता है भाई कौन सा, कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट के अंदर एक बार वही संख्या जुड़ जाती है और दूसरी ब्रैकेट के अंदर वही संख्या एक बार घट जाती है। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से होगा। तो यही वाली, तो अगर मान के चला भाई एक बार वही ब्रैकेट जुड़ रही है और एक बार वही ब्रैकेट घट रही है, संख्या वही है भाई, तो एक बार जुड़ना एक बार घटना, इसका मतलब इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई 7 का वर्ग हो जाएगा माइनस 2 रूट का वर्ग हो जाएगा, जी हो जाएगा 2 रूट का वर्ग। अब 7 का वर्ग करेंगे तो 7 कितना होता है 49 हो जाएगा, माइनस अब 2 से 2 रूट कट जाएगा, 2 बच्चा भाई, तो 49 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 47। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 47 इसका आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भी ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा भाई, ऐसे सवालों को कैसे किया जाएगा। तो भाई ए का सबसे बड़ा मान बताएं, तो अब हम इस सवाल को कैसे करें भाई, कितना बचता भाई, कितना शेष बचता, 18 शेष बचता है। तो एक एक को करके देखें, कुछ नहीं करना भाई, अगर यही तो भाई आंसर तो यही है, या तो 70 होगा या 21 है या 35 है 30 है, तो ऐसे सवालों क्या करें, कुछ करना नहीं है, बस इसको भाग दें भाई, किसको 228 को। तो 70 से यानी कि 70 से जब 228 को भाग देंगे, पहला ही ऑप्शन देखते हैं भाई, 228 को अगर हम भाग दें 70 से तो क्या बार जाएगा भैया, अगर हम 7 या 21 तो इसका मतलब 3 बार कर दें तो 200 कितना हो जाएगा भैया 210 हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब 8 बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, 18 शेष की बात कर रहा, हाँ जी करा 18 शेष की बात, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ए नहीं होता तो 20 करके देखते, 18 शेष बचना चाहिए तो हो जाता। अब करें निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, अब सबसे छोटी भिन्न की बात कर रहा भाई, तो ऐसे सवालों को कैसे करें, छोटी भिन्नों की बात करें। तो जब छोटी भिन्नों की बात करें तो करें भाई, अब इस ऐसे भिन्नों को क्या करना है भाई, 5 से या तो ऊपर 0 0 बढ़ा ले सब में, जैसे मान के चलो इसको 30 मान लें, तो 5 6 30 हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो इसका तो आया भाई 6, पहले वाले का 6 आया। अब 9 से भी 70 को भाग करा भाई, 9 से 70 को भाग करें, किसको 70 को, 0 बढ़ा लें, तो 9 पंजे 45 9 6 54 9 7 63, तो 9 7 कितना होता है भैया 63 होता है, 9 7 63, इसका मतलब 7 आया, इसका भी 7 आया, इसका कितना आया 7 आया। अब 13 से 110 को भाग करेंगे तो 13 निम्मा 170, तो 13 अट्ठे 104, तो इसका कितना आएगा भाई 8 आएगा, 13 से 110 को भाग करेंगे तो 8। अब कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई, अब सबसे छोटी कौन सी है भाई, 6 है या 7 है या 8 है, तो 6 किसका आया भाई 3/5 वाली का आया है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है किसी संख्या को यदि 342 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 18 से भाग करें तो कितना हो जाता है, तो शेषफल क्या होगा। अब भाई किसी संख्या को 47 से यानी कि 342 को भाग करें तो शेषफल 47 आता है,
तो क्या करें, शेषफल को इसी से भाग कर दे, तो 18 से 47 को भाग कर दे भाई, 18 से 47 को भाग कर दे तो हो जाएगा। अब 47 लिखें। अब 47 को जब हम 18 से भाग करेंगे तो भैया कितना आएगा, 18 दूगा कितना होता है भैया 36, 18 दूनी 36 होता है, एक बच्चा और एक, तो कितना आएगा भाई 11 शेष। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा 11 शेष। इसका कितना हो जाएगा भाई 11 शेष। अब इस सवाल को कैसे करना है भाई आपको, अब हम इस सवाल की बात करें, किसकी, इस सवाल की बात करें, तो इस सवाल को क्या करना है भाई, ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, पहला सवाल कह रहा है 9 सही 7/5 गुणा 7 सही 9/5 भाग 4 सही 2/5, 9 पंजे 45, 45 और 7 कितना होता है 52, तो कितना हो जाता है 52, 52/5 हो जाएगा, 52/5 गुणा, फिर कह रहा है 7 पंजे 35, 35 और 9 कितना होता है 44, तो 44/5 हो जाएगा जी, हो जाएगा 44/5। अब इसको 4 पंजे 20, 20 और 2 22, तो भाई अगर भाग की बात करें तो गुणा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 22 यानी कि 5/22 नीचे आ जाएगा भाई, 22 नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसको गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो भिन्न क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्योंकि क्या होगा भाई 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 22/5 हो गया, और यहाँ पर भाग का चिन्ह लग रहा है तो इसको भाई भाग का गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 5/22 हो जाएगा, तो 5/22 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब काट पीट कर ले भाई, 5 से 5 कट जाएगा, 22 से कम 22, 22 दूनी 44 हो जाएगा भाई, 22 दूनी 44 हो जाएगा। अब कितना बचा यहाँ पर भाई 52, 52 कितना बचा 52/52 गुणा 22, 52 गुणा 22 बचा भाई। अब इसको क्या करना भाई 52 गुणा 22 को इसको गुणा कर दे भाई, 2 बार जाएगा, हाँ 22 दूनी 44, 2 आएगा, और 52 दूनी कितना होता है 104 होता है जी, हाँ होता है 104। अब 104 को अगर 5 से भाग करें तो कितना आएगा भैया, तो इसमें है नहीं भी, कहीं पर भी नहीं है भैया, तो जरा देख लें इस भिन्न को सही करके, 20 पंजे 100, 100 और 4 104 और कितना हो जाएगा 5, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या इसको 5 से 104 को भाग कर ले तब भी यही आएगा भाई। आइए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया और 1/2 भाग अपने पुत्र को और 1/5 भाग दान कर दिया, उसने संपत्ति का कुल कितना भाग दिया, तो इस सवाल को क्या करना है जरा देखें भाई, 1/4 भाग पुत्री को, 1/2 भाग पुत्र को, 1/5 भाग दान कर दिया, कितना लासा आएगा भैया इसका, तो लासा आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कर ले भैया 1 गुणा 4 से 20 को भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, प्लस 1 गुणा 2 से 20 को भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा, हाँ जी जाएगा, 1 गुणा 5 से इसको भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 5 प्लस 10 और प्लस कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना भैया, नीचे है भैया 20, तो ऊपर कितना हो जाएगा भाई 9 और 4 19, कितना हो जाएगा 19/20, कितना हो जाएगा भाई 19/20 हो जाएगा। अब करें शेष संपत्ति का भाग कितना था, एक था, कितना था 1, अब हम 1 माइनस 19/20 कर दें, क्योंकि 1 में से तो घटाएगा, तो 20 1 20 और 20 में से 19 आएगा तो 1/20 बचेगा, जो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए 1/20 करेक्ट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 1/20। 120 और 450 का लासा क्या होगा, भाई लासा की बात है तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली नहीं, लासा निकाल लेंगे आसानी से, 18 से इसका आंसर हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि खाली स्थान 381 संख्या 11 से विभाजित तो खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा। अब कुछ नहीं करना भैया आपको, देखो भाई 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल ये कहता है भैया, जैसे हम बात करें ये खाली जगह है, यहां पर करिए 3 8 1, एक को छोड़कर एक जोड़ते जाएं, एक को छोड़कर एक जोड़ लें, फिर एक को छोड़कर फिर एक जोड़ लें, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का क्या हो, 11 का गुणा जा जाए, जो 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, या तो 0 आ जाए, तो वो 11 से विभाज्य होती है। अब क्या क्या देखें भाई, अगर मैं 1 और 8 9 9 और 3 कितना होता है भैया 12, अगर 0 लगाऊं तो 12 12 11 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, अगर 1 लगाऊं तो 12 1 13 हो जाएगा, नहीं कटेगा, अगर 5 लगाएं तो कितना हो जाएगा भाई, तो 1 और 8 9 9 और 3 12 12 और 5 कितना होता है भैया 18, क्या 18 कैसे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 7 लगा के देखा भाई तो कितना हो जाएगा, 7 लगा दे, 7 मान ले यहां पर, तो 1 और 8 9 9 और भैया कितना होता है 3 9 और 3 12 12 और 7 कितना होता है भाई 19, कितना होता है भाई 19, ये हो गया 19। अब हम बात करें कैसे 19 हो गया जरा करें, तो 1 और 3 4, 1 और 3 4 और 8 1 और 3 4 4 और 7 कितना होता है भाई 11, 4 और 7 11 हो गया, 11 हो गया, एक को छोड़ करके, अब एक को छोड़ छोड़ के जोड़ना है ना, तो 3 8 और जी खाली वाला जगह, खाली वाली जगह, तो 8 और कितना 7, 8 और 7 कितना हो गया 15, एक एक को जोड़ना है, जैसे कैसे हम बात करें इसको जरा देखें भाई, ऐसे सवालों को क्या करना है जरा देखें इस बात को, जैसे हमने 0 मान लें, यहां पर क्या मान लें 0 मान लें, अब हम 1 और 3 को जोड़े तो भी कितना आएगा भाई 4 आ जाएगा, और 8 और 0 को जोड़े तो भाई 8 आ जाएगा, तो 8 में 4 का कोई 11 का कटने वाला बनेगा, नहीं बनेगा। अगर मैं यहां पर 1 मान लूं तो 1 और 3 4 होगा और 8 और 1 9 होगा, तो फिर भी 5 बचेगा।
अगर मैं 1 और 3 जोड़ लूं और यहां पर भाई 5 लगा दूं तो कितना हो जाएगा, ये तो भाई 1 और 3 तो 4 हो रहा है, और 8 5 13 हो रहा है, तो 13 में 4 जाएगा तब भी नहीं बचेगा। अगर मैं यहां पर भाई अब लास्ट बचा 7, अगर मैं यहां पर 7 मान लूं, क्या मान लूं, 7 मान लूं, तो 1 और 3 4 हो रहा है जी, हो रहा है, और 7 और 8 15 हो रहा है जी, हो रहा है। अब 15 में से जब 4 जाएगा भैया तो 11 बचेगा, तो कौन सा हो जाएगा, 7 आएगा, इसमें भी क्या आएगा, 7 आएगा। 3/5 प्लस 7/9 का मान क्या होगा, ऐसे सवालों को जरा देखें भैया, क्या करना है, इसमें कुछ ही नहीं है भैया, इसका लासा लेंगे तो 9 5 45 आएगा जी, 45 45 कौन सी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 192 मीटर लंबी छड़ से 3.2 मीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। 192 मीटर की बात कर रहा है, किसकी, 192 मीटर की बात कर रहा है भैया। तो ऐसे सवालों को क्या करें, 192 मीटर तो क्या करें भैया, यानी कि 3 दशमलव इसको 192 को भाग करना है ना, जब इसको भाग करेंगे तो ये हटा देंगे तो 1920 हो जाएगा। अब 1920 को अगर हम 32 से भाग करें तो क्या आएगा भैया, 1920 को 32 से भाग करें तो क्या आएगा भैया, अगर हम बात करें भाई 6 की, तो 6 दूआ 12 के, 6 दूआ 12 के कितना 2 हो जाएगा भैया, और अगर हम बात करें 6 दूआ 12 और 1 हो जाएगा, और 6 18 1 19 हो जाएगा जी, हो जाएगा। यहाँ पर 0 बचेगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, 60 इसका आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो उसके आयाम इतने हैं, यानी कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है भैया, लंबाई कितनी है 22 है भाई, चौड़ाई 12 है, और ऊंचाई भैया 7.5 है। तो इसको क्या करना भैया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है भैया, कौन सा होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2l+b और गुणा h होता है, ये होता है पृष्ठीय घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है भैया, तो लंबाई है भैया 22, कितनी है भैया 22, प्लस चौड़ाई कितनी है भैया 12 है, ऊंचाई कितनी है भैया 7.5 है जी, 7.5 है। इसको जोड़ ले तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 12 और 22 कितना हो जाएगा, 12 22 34 हो जाएगा जी, 34 हो जाएगा, और भैया कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। अब 7.5 की बात करें, 7.5 तो 34 की गुणा 2 में करेंगे तो भाई 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई जी 68 हो जाएगा। अब 68 की और 7.5 की गुणा करें तो कितना हो जाएगा भैया, 5 8 40, 5 8 40, तो ये तो होगा नहीं भी, तो कौन सा है, जीरो कौन सी मारा है भाई, 510 वाला हो जाएगा, 510 इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा 510। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है तो तीनों कोणों की मान ज्ञात कीजिए। तीनों कोणों की बात पूछ रहा है भैया, त्रिभुज के कोणों का मान पूछ रहा है, कैसे करना है भाई, तो भाई अगर x माने ना माने, 2 और 3 5 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 हो गया। जब 9 बराबर 18 है, 9 बराबर 18 है, 9 बराबर 18 है, तो भाई 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 9 दूनी 18 20 हो जाएगा। जब 1 बराबर 20 है तो 2 बराबर कितना होगा 40 होगा, फिर 3 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 4 बराबर 4 दुनिया 8 तो 80 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में भैया, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य महत्तम सामर्थ्य ये है, यानी कि 64 699 है और 97 है, और इनमें से एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को क्या करना है, तो भाई एक सूत्र होता है लासा गुणा मासा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो भाई लासा गुणा मासा क्या करना भैया, 64 और 6 999 गुणा 97 और बट्टे कितना भैया 22 31 बराबर भैया दूसरी संख्या, ये तो पूछ रहे हैं भाई ये फार्मूला। अब 22 31 से 64 699 को अगर हम काटें तो ये किसने कट जाएगा भाई, 3 से कटता चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 9 से कट जाएगा, ये 9 से कटने के बाद यहाँ पर 9 आएगा, फिर 7 से कट जाएगा 97 आएगा। अब 97 गुणा कितना बचा है यहाँ पर 97, यानी कि कितना यहाँ पर कितना आएगा भैया, हम बात करें 29, सॉरी 29 आएगा, 2 बार जाएगा तो कितना आएगा 29। अब 29 गुणा 27 करें, 29 गुणा कितना है 97, 29 गुणा 97 की बात करें 9 7 63, 3 कौन सी में आ रहा है भैया, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, मूल के लिए समीकरणों को हल करना है। अब ऐसे सवालों को हल करना है तो क्या करना है भैया, अगर हम बात करें भाई गुणा करें तो ऐसा फार्मूला, गुणा करें तो 12 और जुड़कर आवा भैया 7, तो अगर हम 4 तिया 12 कर लें भाई, तो देखा 4 तिया गुणा करें तो 12 आ रहा है, जुड़कर 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो जहां x जहां 7 है, एक आदमी कह रहा है मेरी जेब में 7 रुपए, एक आदमी कह रहा है मेरी जेब में 7 रुपए नहीं है, 4 + 3 रुपए, तो बात तो वही भाई। तो जहां 7x है तो x स्क्वायर प्लस, अब 4 + 3 आ रहा है तो कौन सी में 4 + 3, 4 3 कौन सी में, तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। जरा हल भी कर ले, यहाँ पर 7x, 7 की जगह पर 4 + 3 और ब्रैकेट के अंदर x लगा लेंगे, यहाँ पर 12 हो जाएगा जी, हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस की कितना हो जाएगा 4x और प्लस का कितना हो जाएगा भैया 3x और प्लस की कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बराबर भैया 0 है, वो बाद की बात है 0 की। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो एक ब्रैकेट में आएगा x + 4 और दूसरी ब्रैकेट में x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर सॉरी 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा x + 4। तो 2 ब्रैकेट आई, एक तो आया x + 4 और एक आया x + 3।
अब इनको बराबर के जब बराबर की बात करेंगे तो माइनस में आ जाएगा ना, पल्ली तरफ 0 है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संख्या 9 8 4 खाली स्थान 2 5 1 में खाली स्थान के स्थान पर अंक कौन सा रखा जाएगा जिससे 3 से विभाजित हो जाए। अब 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है, सबको जोड़ ले 3 से कट जाना चाहिए, सबको जोड़ ले 3 से कट जाना चाहिए। जरा करके देखो भैया, तो भाई इसको भी ऐड करा, भाई कितना आएगा इसमें ऐड करने के बाद, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 4 12, 8 4 12, 12 और 9 कितना होता है भाई 21, 12 और 9 21 होगा, 29 हो गया। टोटल कितना हो गया भैया, ये 29 हो गया। अब 29 में भाई अगर मैं 2 जोड़ दूं 31 हो गया, क्या 31 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो 2 वाला तो होगा नहीं। अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 32 हो जाएगा भाई, तो 32 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 33 हो जाएगा, क्या 33 3 से कट जाएगा, जी कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट जवाब हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, यदि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, कितना लाभ होता है भैया 20% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्या करना है ऐसे में, तो भाई क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो भाई क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना 100 मान ले, 100 होता है सब अपने आप में 100 होता है, 20 तो 80 बचा, टोटल कितना बचा भाई 80। अब क्रय मूल्य 80 हो गया, तो लाभ परसेंट क्या होगा भैया, तो लाभ परसेंट बराबर, यानी कि लाभ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 20 पे ही तो है, 20 पे कितना भाई 80 का, कितना 80 का गुणा और गुणा 100, 0 से 0 कट गया भैया। और भैया अगर हम इसको काटा भाई 2 से, तो ये यहाँ तो 20 है ना, तो यहाँ पर कटेगा भी, अगर मैं ये 8 है तो 4 से काट दे भाई, तो 4 5 20 हो जाएगा यहाँ पर, और कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से फिर इसको काटा भैया 5 हो तो 5 25 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अब कह रहे हैं भाई यहाँ पर ये क्या कह रहा है भैया, ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि यदि x अनुपात 3 अनुपात 4 है, x अनुपात 3 अनुपात 4 है और y अनुपात z अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3z का मान बताइए, क्या मान होगा। क्या करना है ऐसे सवालों को, तो ऐसे सवालों की अगर हम बात करें तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं भैया, जरा लिख लें भाई इसको, जैसे हम x y z यही तो है, तो यहां पर देखा भाई इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, फिर कह रहा है बाई जेड, तो बाई जेड का मान कितना भाई यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भैया 4 है। अब इसको बराबर कर ले भाई, तो इसके बराबर इसके लगा वाला ये आता है यहाँ पर 4 आ जाएगा और इसके लगा में यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये बराबर हो गया सीक्वेंस भाई, क्या हो गया बराबर सीक्वेंस हो गया। अब हम इस सवाल को क्या करना है, ऐसे सवालों में कह रहा भाई इसको जोड़ना है, इसको क्या करना है जोड़ना है, तो एक कितना आ जाएगा भाई इसका, अगर हम इस सवाल की बात करें तो कितना आ जाएगा भैया 3 और 3 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इनको जोड़ लें, इनको क्या कर ले भैया जोड़ लें, टोटल कितना आएगा भैया इसका, टोटल इसका। अब इसको क्या करना भैया, ये कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 3 जेड, इसको क्या करना भाई अब इसको जोड़ लें, भाई एक्स का मान कितना आ जाएगा भाई 3 3 9, तो 9 आ जाएगा जी, वाई का मान कितना 4 3 12 तो 12 आ जाएगा, जेड का मान कितना आ जाएगा भाई 4 चौक 16 16 आ जाएगा, और बटे 3 गुणा जेड का मान कितना आ रहा है भैया 4 चौक 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, 9 और 12 और 16 इसको जोड़ लें भैया, 16 12 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा भैया 37, 37 बटे 48 हो जाएगा, तो 37 बटे 48 कौन सी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, 37 बटे 48 इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है भाई, तो सबसे बड़ी भिन्न फिर वही फार्मूला वही करना क्या है आपको भैया, ऐसे सवालों को क्या करना भाई, ऐसे सवालों में भैया हमें क्या करना है, इससे इसको भाग दे लेना है भाई, 7 से अगर 6 को भाग करें, यानी कि 7 से अगर हम 60 को भाग करें 60 से, तो 7 7 7 8 56 होता है, 7 8 56 होता है, 8 आया इसका भाई, 8 आया, कितना आया भाई 8 आया, 7 8 56 होता है, कितना 4 बचा 8 5 40, तो कितना आएगा 8.5 आया भाई, 8.5 आ गया, बिल्कुल हो गया। 5 से इसको भाग करना तो 5 8 40 आएगा, इसका केवल कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। 6 से भी इसको 50 को भाग करेंगे, 6 से जब 50 को भाग किया जाएगा, 650 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 8 48, 6 8 48 आएगा, 6 8 48 और इसका 6 8 48 और बचा कितना 2 बचा, तो 6 3 18 8.3 आएगा, 8.3, ये केवल 8 ही आया यहाँ पर। अब फिर क्या रहा है 8 से 7 को भाग करेंगे, जब 8 से 7 को भाग करेंगे, 8 से 7 को भाग करेंगे तो भैया 8 से 7 को भाग करें तो कितना आएगा 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64, बचा कितना भैया 6 और फिर 5, 8 7 56, तो 8.7 बड़ी भिन्न की बात कर रहा है, तो 8.7 सबसे बड़ा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, 8.7 इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा भैया, 7.8 सॉरी, यानी 7 बटे 8, क्योंकि 8.7 आ रहा है ना उसका, तो 7 बटे 8 वाली भिन्न क्या होगी बड़ी भिन्न होगी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
2600 को A,B,C में 1:2 यानी कि 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4 अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए, प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। अब कुछ नहीं करना भैया, 2 3 4 का फार्मूला अपनाना। 2 3 4 का फार्मूला अपना क्या करना है कि भाई आपको करना क्या है, जैसे हम बात करें भाई 2 3 4, 2 तिया इसका कितना लास आएगा, इसका लास आएगा भैया 12, इसका लास कितना आ जाएगा भैया 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आएगा इसका भाई लास 12 आएगा। जब 12 इसका लास आएगा तो कोई भी हो तो उसको ऑप्शन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए, 2:3:4 में बटे, किसमें बटा भाई 2:4:3 में बट जाए तो वो कौन सा हो जाएगा वो देखना है आपको भाई। तो हम इसको हम बात करें ऊपर कितना आ जाएगा, जैसे इसको हम बात करें 12, 12 कर लें तो ऊपर 1 है, 1 गुणा 2 से इसको 12 करें 2 6 12 हो जाएगा, यानी कि 2 6 12 तो 6 आ जाएगा। कितना आएगा 6 आएगा। और प्लस प्लस कितना आएगा, चाहे ऑप्शन से कर लें, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम इसको। यार पहले इसको हल कर लें, फिर 1 गुणा 3, 3 चौके 12 तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 गुणा 4, तो 1 गुणा 4 का मतलब 4 3 12, 12 आ जाएगा। तो 6:4:3 बचा, 6:4:3 आया। अब कोई भी ऑप्शन देखें जो 6:4:3 में हो, कौन सा, पहला ही ऑप्शन ले लें, पहला ऑप्शन लें कि भाई इसको काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, 0 से 0 काटें तो ये है भाई, अगर हम इसको 2 से काटें तो 2 6 12 और 2 3 6 और 2 चौके 8, क्या 6:3:4 आ रहा, नहीं आ रहा। बी ऑप्शन को देखें भाई, 0 से 0 काटा, 0 से 0, 0 से 0, इसको काटें 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 3 6, बिल्कुल करेक्ट जवाब है भाई, 6:4 आ रहा है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। का प्रयोग हुआ है, कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपकार है, पढ़ाई है, अपनापन है या लाभदायक है। तो कौन सा शब्द भैया, तो कार शब्द में अगर उपसर्ग लगा दें तो कौन सा हो जाएगा, उपकार। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही जवाब हो जाएगा उपकार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं वाक्य के घटक होते हैं कौन कौन से भाई, उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा उद्देश्य और विधेय। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो कौन सा शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय नहीं है, दिखावा, भुलावा, लावा या चढ़ावा। तो आवा प्रत्यय कौन सी में नहीं है भैया, तो लावा में नहीं, कोई सा प्रत्यय नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा लावा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है। तो किस भाषा परिवार की भाषा है ये, द्रविड़ है, चीनी तिब्बती है, भारोपीय है या आस्ट्रिक है। तो सही जवाब हो जाएगा भारोपीय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा भारोपीय। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी की बात करें भाई, कृपया ऐसे लिखा जाता है, ये कृपया ऐसे, ये कृपया, ये कृप। तो भाई कृपा शब्द ये सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा कृपा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय है भाई, सागर है, जादूगर है, नगर है, इनमें से कोई नहीं। तो जादूगर में भैया प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा जादूगर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि का वर्ण किसके योग से बना है। अब का वर्ण की बात करें भाई, जा और यहाँ, जा और सा और का, सॉरी का और सा और का और रा और का और आ। तो भैया अगर का की बात करें, ये का लिखा हुआ है, ये वर्ण है, ये क्या भैया वर्ण है। वर्ण और अक्षर में अगर अक्षर की बात करें तो हमारा भैया इसको तोड़ ना सके भैया अक्षर, ये हो जाएगा का प्लस आ, तो ये हमारा अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्षर। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से। तो भाई हिंदी का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट जवाब हो जाएगा अपभ्रंश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया स्पर्श व्यंजनों की बात करें 15 है, 20 है, 24 है, 25 है। तो का से लेकर मां तक की बात करें, ये 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो 5 गुणा 5 बराबर कितना होता है, 25 होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट जवाब हो जाएगा 25 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 25 होते हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भैया निम्न वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा है। अब मिश्र वाक्य की बात करें भाई, तो चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। आप कैसे पहचानेंगे। तो अगर हम बात करें भाई ऐसे वाक्यों को, मिश्र वाक्य यानी कि साधारण वाक्य होगा तो हो जाएगा भाई सरल वाक्य। अब मिश्र और संयुक्त में कंफ्यूजन होता है, तो भाई हम संयुक्त की बात कर रहे हैं, भाई संयुक्त को याद कर लें, बाकी तो फिर मिश्र में चला जाएगा कुछ भी जोड़ा हुआ हो तो।
क्वेश्चन का आंसर तो भाई बी हो जाएगा। की जुड़ रहा है इसमें, क्या जुड़ रहा है? की। अब हम बात करें भाई कैसे, तो आइए आगे बताएंगे हम आपको भैया, तो वीडियो में बने रहें। बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाऊंगा आपका भैया। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो वाक्य है? कौन सा वाक्य भैया? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, या कौन सा? इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर भी कहा जिसने है, क्या जिसने, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा जी, हो जाएगा, हाँ जी, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब जरा हम लिखे भैया यहाँ पर फैन बॉयज, क्या लिखे भैया? फैन बॉयज, क्या लिखे? फैन बॉयज। अब फैन बॉयज की बात करें, एफ से हो जाएगा फोर, फोर का मतलब लिए, ए से हो जाएगा एंड, एंड का मतलब और, नो से हो जाएगा भाई नॉट या नॉट ओनली, बी से हो जाएगा बट आल्सो, यानी कि लेकिन, किंतु 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 परंतु हो जाएगा, और ओ से हो जाएगा और से मतलब होता है या, ए से मतलब हो जाएगा एट, एट का मतलब होता है फिर भी, सो से मतलब हो जाएगा इसलिए, तो का मतलब इसलिए। तो ऐसे शब्द अगर आ जाएं, फैन बॉयज वाला फार्मूला अगर ये शब्द आ जाए तो समझ जाना संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य है। और बाकी बचेगा भाई कुछ जुड़ा हुआ है तो समझ जाना मिश्र वाक्य है, और ना जुड़ा हुआ है तो सरल वाक्य है। आइए आगे देखते हैं, तब समझ में आएगा आपके भाई। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से कौन सा विराम चिन्ह नहीं लिया गया ये बताना भैया। तो कॉमा है, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, ये अल्पविराम है, ये है, ये फुल स्टॉप वाला होता है भाई। फुल स्टॉप इंग्लिश में ऐसे होता है और हिंदी में भैया ये होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही जवाब हो जाएगा। अगर इतने पर भी आपका मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां पर भाई बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाय में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है भैया? नी है, नरी है, निर है, ये नी है, तो निर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला निर उपसर्ग हो जाएगा भाई जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय प्रयोग हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल है, धनिक है, पुलक है या अलग है? तो धनिक में एक प्रत्यय है, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो, धनिक हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यथार्थ में कौन सी संधि है भाई? तो यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, वृद्धि है, गुण है, इनमें से कोई नहीं है। तो यथार्थ, यथा प्लस अर्थ हो जाएगा जी, कौन सी हो जाएगी भैया? दीर्घ संधि हो जाएगी भाई। पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, यथार्थ में कौन सी? दीर्घ संधि। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना, कौन सा तत्सम? तो खेत है, अजीब है, उद्गम है, कोट है। तो खेत का तो क्षेत्रम होता, तो यहाँ पर क्षेत्र होता है, यहाँ पर उद्गम हो जाएगा, जो सी ऑप्शन उद्गम, कौन सा हो जाएगा? उद्गम हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद है भैया? तो 565, 565, 565 वाला फार्मूला याद रखें, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो कौन सा हो जाएगा? भूतकाल की बात कर रहा है तो 6 हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब अकर्मक क्रिया में और सकर्मक क्रिया में अंतर देखें भाई। आमानी नहीं होता, किसी भी शब्द के आगे यदि आ लगा दे तो उसका मतलब क्या होता? नहीं हो जाता है, ये जिसमें कर्म ना हो। अब कर्म हमें मिलेगा ही नहीं भैया वाक्य के अंदर, वाक्य बड़ा हो तो कर्म कैसे ढूंढेंगे? तो अगर क्या किसको का उत्तर मिल जाए, क्या किसको का उत्तर मिल जाए, क्या किसको का उत्तर मिल जाए, समझ जाना सकर्मक क्रिया है। अगर क्या किसको का उत्तर ना मिले तो समझ जाना अकर्मक क्रिया है। जैसे राम पत्र लिखता है, लेकिन शर्त रहे क्या किसको का उत्तर मिले वो कर्ता ना हो भैया, क्या ना हो? कर्ता नहीं होना चाहिए, कर्ता नहीं होना चाहिए। राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है, सकर्मक क्रिया है। मैं बालक को जगवाता हूं, क्या करवाता हूं? जगवाता हूं, क्या करवाता हूं? जगवाता हूं, किसको? बालक को, इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। गेहूं पीस रहा है, क्या पीस रहा है? तुम कहेंगे गेहूं पीस रहा है, क्या किसको का उत्तर मिल रहा है? लेकिन भैया गेहूं क्या है? करता है, गेहूं क्या है? करता है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, क्या कर रहा है? हंसा रहा है, इसका मतलब गेहूं पीस रहा है भैया। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। तुम कहेंगे भाई क्या किसको का उत्तर मिल रहा है? हाँ जी मिल तो रहा है, जैसे गेहूं पीस रहा है, क्या पीस रहा है? गेहूं। लेकिन भैया जो गेहूं जो है वो क्या है? करता है। मैंने फिर बताया करता ना हो और क्या किसको का उत्तर मिल जाए सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक। अगर इतने पर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो हिंदी की प्लेलिस्ट जाकर देखें, क्रिया को बहुत ही ढंग से समझाया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूह की बात करें, भीड़ भड़क्का हो भैया, तो कौन सा हो जाएगा? सभा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए सभा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध है इसमें से कोई, अब कौन सा अशुद्ध भाई? राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, नहीं भाई वक्ष नहीं, ये सांप लौटने लगे। ऑप्शन नंबर इसमें गलती है भाई, त्रुटि है, वक्ष छाती। आइए नेक्स्ट अगला है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। भविष्यत, श्रीमान, श्रीमान में भैया श्रीमान में हलंत संबंधी अशुद्धियां है, भविष्यत में नहीं होगा भाई। सत्यचित में ये होता है, बुद्धिमान में नहीं है भाई, तो डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा बुद्धिमान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सा कौन सा व्यंजन है? अब भैया सा खे सा और हा, सा खे सा हा, इसमें कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है, कौन सा भैया? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। और हम बात कर भाई छा
त्रा और ज्ञा और सिरा कौन सी है भैया? इसमें संयुक्त व्यंजन। कौन से हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। या, रा, ला और बा कौन से हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो का से लेके मां तक के हो जाएंगे, 25 होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। कौन सा हो जाएगा? कठोर परिश्रम करना। जो बी ऑप्शन में दे रखा है कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भैया चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चिरायु में उपसर्ग पूछ रहा है भैया, तो कौन सा हो जाएगा? यू, आयु, ची या चिर? तो चिर हो जाएगा जी, चिर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, चिर उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। जस दूला तन बनी बराता का अर्थ क्या है भैया? तो क्या हो? सभी साथी एक जैसे होते हैं, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो सभी साथी एक जैसे होते हैं, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? अब संयुक्त वाक्य की बात है, अभी हमने समझाया था भैया क्या हो, की वाला तो होगा नहीं, इसमें की दे रखा ये तो होगा नहीं, इसमें कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब सरल वाक्य हो जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं, सरल वाक्य हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था भाई फैन वॉइस के बारे में आपको। फोर का मतलब लिए, एन का मतलब ऑन, एंड का मतलब क्या होता है? और होता है भैया। एंड का मतलब क्या होता है? और होता है। तो और किसमें आया? उसने खाना खाया और सो गया, तो इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य में क्या है भैया? तो उसने, ओ ये आया एपिस्ट्रोफी, ये चिन्ह लगा, सॉरी किसका? ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह जो है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, तो कौन सा हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, विस्मयादि बोधक। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहा है बहाव शब्द में प्रत्यय बताना है। बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है भैया? तो कौन सा हो जाएगा? आब हो जाएगा जी, आब हो जाएगा। आब हो जाएगा, जो सी में दे रखा है आब वाला, आब, बहाव में आप प्रत्यय। नेक्स्ट प्रत्यय पीछे, पास है प्रत्यय, पास है पीछे, उपसर्ग आगे। फिर पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो भैया जैसे हम बात करें भाई घर कैसा है भैया? रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं कर सकते। अब योग रूढ़ की बात करें तो भाई जैसे बात करें भाई पंकज, अब पंकज क्या भैया? जिसका तीसरा अर्थ हो, जैसे दशानन, जिसका तीसरा अर्थ हो वो क्या कहलाता भैया? योग रूढ़। और भैया अगर किसी दो शब्दों से मिलकर जुड़ा हुआ है, जैसे पाठशाला, रसोई घर, शौचालय, ये कैसे है भैया? ये कैसे है? यौगिक शब्द है। कैसे है? यौगिक शब्द। तो सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, यौगिक शब्द है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो से हो जाएगा भाई। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान तो से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। तो अलग होने के अर्थ में भी ये आता है, अलग होने के अर्थ में अपादान से आता है, लेकिन कर्म करण से में भी से आता है, करण वाले में भी से आता है, लेकिन उसमें अलग होने की बात नहीं करता। तो से हो जाएगा भैया, अपादान वाले में अलग होने की बात कर रहा है। अगला है पवित्र में प्रयोग संधि का नाम क्या है? तो पवित्र में कौन सी संधि है भैया? तो पवित्र में हो जाएगा पो प्लस इत्र, यानी कि अयादि संधि। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, अयादि संधि हो जाएगी जी। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? वर्ण संबंधी अशुद्धि कौन सी में है? तो भाई अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद या स्थान, तो कौन सी हो जाएगी? अनुकूल। तो बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य में तो की आ रहा है ना, तो की कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक नहीं भैया, प्रश्नवाचक नहीं है। हाँ प्रश्नवाचक लग रहा है, लेकिन देखते ही लगा देंगे। नहीं भैया, ये की से जुड़ा हुआ भैया। तो क्या भैया फैन वॉइस का फार्मूला फिट हो रहा है इसमें? की के बारे में हमने बताया था फैन वॉइस में, नहीं बताया जी। जब नहीं बताया तो जी, तो कौन सा सरल वाक्य तो होगा ही नहीं, कौन सा सरल वाक्य तो है ही नहीं। तो ना संयुक्त वाक्य होगा, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य। जाके पावन फटे पिवाई सो क्या, जाके पावन फटे पिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या भैया? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। दूसरा क्या जाने भैया? निम्नलिखित वाक्यों में, मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो कौन सा है? मिश्र वाक्य की बात कर रहा है भैया, और विशेषण की बात कर रहा है भैया, तो कौन सा हो जाएगा भाई? इसमें भी मिश्र वाक्य है, लेकिन विशेषण उपवाक्य है। विशेषता भी बताए, इसमें विशेषता की बात नहीं हो रही है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। विशेषता, ऐतिहासिक नगर है, विशेषता भैया। तो डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहां पर विशेषता की बात कर रही है, कॉमा भी लगा हुआ है भैया। इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धि है? चंद्रबिंदु की बात कर रहा भैया। तो भैया अंगना बिल्कुल ठीक है, पहुंच गलत है। पहुंच में भैया क्या होता है? चंद्रबिंदु ऐसे लगा हुआ होता है। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, मत्तेक्य में कौन सी संधि है? तो मत प्लस एक में कौन सी संधि हो जाएगी जी? वृद्धि संधि हो जाएगी भाई। क्यों हो जाएगी भैया? क्योंकि डबल मात्रा है, एक मात्रा होती गुण संधि, डबल मात्रा हो तो वृद्धि संधि। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम संस्कृत का शब्द कौन सा है भाई? वर्षा है, आंसू है, हाथी है, बारात है, तो वर्षा हो जाएगा। वर्षा का बारिश होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई, वर्षा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? लिंग प्रत्यय की बात कर रहा है भैया, तो लिंग की बात कर रहा है भाई, नारी। नारी हो जाएगा भाई, गायिका, नारी, अनाथा या गोपी, तो कौन सा हो जाएगा? नारी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नारी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या है? नाश कर देना का मुहावरा क्या है भाई? सही नाश कर देना के लिए सही मुहावरा बताना भैया। पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना, पानी पानी होना, तो पानी भरना हो जाएगा जी, बी ऑप्शन करेक्ट जब हो जाएगा, पानी भरना हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।